वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। कुछ काम ऐसे किन्हीं लोगों के द्वारा प्रेरित होकर के और सरकारों के द्वारा कर दिए जाते हैं कि उनको फिर संभालना मुश्किल पड़ता है। कभी कभी तो वो ऐसा वातावरण बनाया जाता है कि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो इतना नुकसान हो जाएगा या कि इतने लोग नाराज़ हो जाएंगे। इस तरीके का एक नैरेटिव बना दिया जाता है और जिसके तहत कोई निर्णय सरकार कर लेती है। ये सरकार राज्य की भी हो सकती है, यह सरकार केंद्र की भी हो सकती है। एक आपको ध्यान हो तो 2018 में एक सुप्रीम कोर्ट ने जो एक एक्ट, एट्रोसिटी एक्ट जिसको बोलते हैं, उसको लेकर के था कि पहले जांच होनी चाहिए, उसके बाद ही एफआईआर होगी। जब एट्रोसिटी एक्ट के अंतर्गत एससी एसटी बंधुओं के खिलाफ कोई अगर होता है तो पहले जांच होनी चाहिए, उसके बाद ही उसकी गिरफ्तारी या एफआईआर वगैरह होनी चाहिए। लेकिन इस बात को लेकर के वो सुप्रीम कोर्ट का ही डायरेक्शन था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश को पलटने के लिए कांग्रेस और कई सारे लोगों ने एक ऐसा माहौल बनाया कि इससे तो इन जाति बंधुओं के साथ में बहुत अन्याय हो जाएगा। और अंततः केंद्र सरकार के द्वारा, मोदी सरकार के द्वारा उस समय एक पहले अध्यादेश लेके आए, फिर सुप्रीम कोर्ट में उसको पहुंचे और संसद से उसको पारित किया कि नहीं, जांच बाद में होगी, पहले एफआईआर होगी। एफआईआर होने का मतलब अरेस्ट होना हो गया। एफआईआर होना मतलब अरेस्ट होना, और इसमें हाई कोर्ट से पहले जमानत होती नहीं है एट्रोसिटी एक्ट में। तो फिर केंद्र सरकार की उसी में मोदी सरकार के द्वारा एक ऐसा किया गया और ये भी बोला मोदी सरकार ने कि हम इसको और सख्त, थावरचंद जी गहलोत उस समय सामाजिक कल्याण मंत्री हुआ करते थे और संसद में और राज्यसभा में, लोकसभा और राज्यसभा में उनके भाषण को याद करेंगे तो आपको ध्यान आ जाएगा कि उन्होंने कितने बढ़ चढ़ करके बोला था कि हमने इसको इतना कठोर बना दिया है, इतना कठोर बना दिया है। परिणाम ये हुआ कि प्रतिक्रिया हुई उसकी, और प्रतिक्रिया में सामान्य वर्ग इतना असुरक्षित अपने आप को महसूस करने लग गया कि सामान्य वर्ग ने उसकी प्रतिक्रिया वोट में दी, और वोट में इस तरीके से दी कि उस समय 3 विधानसभाओं के चुनाव सामने आए थे, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान। और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, इन तीनों प्रांतों में, तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी हार गई। यूं भी कह सकते हैं कि बहुत बुरी तरह हार गई, और कांग्रेस इन तीनों जगहों पर अपनी सत्ता लेकर के आने में सफल हो गई। और यद्यपि फिर वो राजस्थान के तो पूरे 5 साल चली, छत्तीसगढ़ की भी लगभग 5 साल पूरी चली, और मध्य प्रदेश की 18-19 महीने चली, वो दीगर बात है फिर कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन इन तीनों जगहों पर मध्य प्रदेश में दिक्कतें आई और सरकारें चली गई। उससे उसको तब जाकर के, और उसी समय भी जब ये सामान्य वर्ग का विरोध चल रहा था, तो कई जगह काले कपड़े पहन के जाने पर बड़े बड़े नेताओं की, एनडीए, भारतीय जनता पार्टी के नेता भी उसमें शामिल, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की मुझे जहाँ तक सुमन आ रही, हमारे मध्य प्रदेश में भी ऐसी स्थितियाँ हुई थी कि सभाओं में काले कपड़े कोई पहन के चला जाए तो उस पर रोक लगानी पड़ी थी, और उसके परिणाम फिर विधानसभा में भुगतने पड़े थे। तो सामान्य वर्ग ऐसे भी विरोध करता है, उसके विरोध को समझ ले तो, नहीं तो फिर वो वोट में अपना विरोध को दिखा देता है। ये 2018 के उस एट्रोसिटी एक्ट को पलट करके वापस नया बना करके और फिर से लागू करने पर सामान्य वर्ग नाराज हुआ था कि ये उसके साथ अन्याय है कि जांच बाद में होगी, गिरफ्तारी पहले हो जाएगी, तो एफआईआर पहले हो जाएगी, जांच बाद में होती रहेगी। तो ये एक अजीब किस्म का था, उसको लेकर के भी बात हुई और उसका परिणाम देखिए। ठीक इस समय मैं बात कर रहा हूँ, बहुत समय तक मैंने सोचा मुझे इस पर बनाना चाहिए, तो कैसा बनाना चाहिए, तथ्यात्मक हो और सही परिप्रेक्ष्य आए। अभी 1956 का जो एक अधिनियम है, आपका यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का 1956 में वो अधिनियमित हुआ है, और उसके तहत समय समय पर एग्जामिनेशंस, क्या कुछ कानून बनाना, वो अपने आप में स्वायत्त संस्था है। यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, स्वायत्त संस्था है। ग्रांट कमीशन का मतलब ही होता है कि देश भर में जो विश्वविद्यालय हैं उनको अनुदान भी देती है वो, क्योंकि अनुदान आयोग ही है वो विश्वविद्यालय स्तर पर। उसमें निजी क्षेत्र के भी निश्चित मापदंड के बाद में अगर पूरा करते हैं तो भारत सरकार के द्वारा
वो अनुदान प्राप्त उनको होता है, इसलिए अनुदान आयोग है। उसके सारे पैरामीटर्स हैं जिनके आधारों पर दिया जाता है। उसमें ABCD वगैरह और प्लस प्लस सब रहता है। क्योंकि मैं गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट में, गवर्नमेंट कॉलेज में 29-30 साल तक रहा हूँ, तो मुझे बहुत सारे सिस्टम पता है कि इस तरीके से होता है। वो फिर एक विषय हो गया। अभी ताज़ा बात यह है कि आप कहेंगे कि आप मूल विषय पर जल्दी नहीं आ रहे, लेकिन मूल विषय पर फसल भी आने से पहले पहले बीज डालना पड़ता है और उसको तैयार करना पड़ता है, फिर वो अंकुरित होती है, फिर उसके बाद में फसल आती है। तो थोड़ा समय धैर्य रखना पड़ता है। यद्यपि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत स्पीड में आपको बात बताऊँ। अभी उन्होंने एक अधिनियमित कर दिया, और ये याद रखिएगा, अभी जो गजट में प्रकाशित हुआ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, और चूंकि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग भारत सरकार का ही एक स्वायत्त संस्थान है, इसलिए भारत सरकार के गजट में भी वो आएगा, दोनों तरफ से आएगा। विश्वविद्यालय का होने से विश्वविद्यालय ने अप्रूव किया, बाद में वो भारत के सरकार के गजट में भी आएगा, और वही आया। उसमें ये कि जो भी सामान्यतया जो रैगिंग वगैरह होती है उसको लेकर के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के डायरेक्शन से, और कॉलेज संस्थान में सब देखा जाता है, विश्वविद्यालयों में देखा जाता है कि ऐसा नहीं हो, और हो तो उसके ऊपर कार्रवाई होती है। हर कॉलेज में, हर विश्वविद्यालय में एंटी रैगिंग कमेटी बनी रहती है, प्रोफेसर्स रहते हैं, उसके प्रभारी कुछ जो श्रेष्ठ छात्र होते हैं उनको भी उसमें समावेश करने का प्रावधान रहता है, और कार्रवाई होती रहती है। और इस तरह महिलाओं के लिए, महिलाओं पर अत्याचार को लेकर के भी एक कमेटी बनी हुई है। अभी एक कमेटी इस तरीके की बनाई जो जातीय आधार पर है। अभी तक ये है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के बच्चों के साथ में या कर्मचारियों के साथ में कैसा कुछ होता है, तो उसके लिए एट्रोसिटी एक्ट पहले से ही है। तो उसके लिए तो कॉलेज लेवल पर कोई बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वही एक्ट वहाँ पर भी लागू हो जाएगा अगर ऐसा कुछ होता है तो। इस समय क्या किया, अब बात करते हैं। इस समय क्या किया, यूजीसी ने, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने एक ऐसी इक्विटी अपॉर्चुनिटी कमेटी नाम बना दी, अर्थात समान अवसर समिति। समान अवसर किसके, कि भाई अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, उनको तो पहले था ही से सब कुछ, है ना। साथ में ओबीसी को भी जोड़ लिया, उसमें महिलाओं को जोड़ लिया, उसमें दिव्यांगों को जोड़ लिया, और इनको सबको समान अवसर प्राप्त हो, इसलिए ईओसी का गठन हो, है ना, इक्वल अपॉर्चुनिटी कमेटी। और उसके तहत जो एक समिति बनेगी, उसमें अनुसूचित जाति का, अनुसूचित जनजाति का, और एक महिला, और एक ओबीसी इसको रखें। अभी तक ओबीसी नहीं था, अब ओबीसी को इसमें जोड़ लिया, और ओबीसी का मतलब हजार और जातियां। ओबीसी में इतने पावरफुल जातियां भी है, ये सरकार भी जानती है, ये सारे लोग जानते हैं। ओबीसी में आपके यादव हैं, अब बताओ उनको कोई छेड़ सकता है? ओबीसी में आपका पटेल पाटीदार हैं, उनको कोई छेड़ सकता है? कई मुख्यमंत्री, कई सरकारें वो डामाडोल कर देते हैं। गुर्जर, जाट, यादव, पाटीदार, पटेल, ये सब ओबीसी है, लेकिन उनको भी उसमें ओबीसी के नाम पर सबको शामिल कर लिया उसमें। तो एक बड़ा पूरा बना दिया, और ये इनके प्रतिनिधि तो उस समिति में, ईओसी में रहेंगे, लेकिन जनरल क्लास का कोई नहीं रहेगा। जनरल क्लास में बेशक मुस्लिम भी आ गए, उसके में कुछ मुस्लिम भी होंगे, मुस्लिम में भी ओबीसी है ना। खासतौर से पश्चिम बंगाल में तो ओबीसी के नाम पर सारे मुसलमानों को ले लिया ममता बनर्जी जी ने, वो एक अलग विषय हो गया। तो यहाँ पर सबको लेकर के, और जनरल कास्ट का उसमें कोई नहीं रखा, प्रावधान ही नहीं है। ऐसे में जो शिकायत निवारण का काम होगा, और इसमें पुलिसिया, अगर कोई आपराधिक प्रवृत्ति का हो गया तो पुलिसिया कार्रवाई का भी इसमें प्रावधान कर दिया। तो 3 चीज़ों पर आपत्ति इसमें है। नंबर 1, आपने जो समिति बनाई उसमें जनरल कास्ट का कोई विद्यार्थी उस समिति में जो ईओसी उसमें क्यों नहीं रखा, नंबर 1। नंबर 2, इसमें अपराध को इतना विस्तारित कर दिया गया कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी भी तरीके से SC, ST, OBC, महिला, दिव्यांग, इनके साथ में अगर कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष इनका अपमान करता है, इनका शोषण करता है, अत्याचार करता है, तो वो इसमें होगा। अब प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कितने हो गए, अर्थात वाचा अलग हो गई, व्यवहार अलग हो गया।
अब कौन से व्यवहार से किसको क्या लग जाए, आप कहाँ तक करोगे? इसका मतलब तो ये कि जनरल क्लास के बच्चे जो वहां जाकर के हर समय इसी टेंशन में रहेंगे कि पता नहीं मैं किधर जा रहा हूं और मेरे कौन से व्यवहार से कौन सा बच्चा जो चारों ओर घूम रहे, कौन बच्चा मेरे व्यवहार को लेकर क्या शिकायत कर दे। और उसके साथ में अपने उनके गवाह सबूत भी वही होंगे, क्योंकि जनरल का तो उसमें गवाही सबूत भी नहीं लगना। और इसको लेकर के तो वो तो उसके लिए तो मतलब समझिए कि वो एक भय का कारण बन गया, एक चिंता का, भय का। जनरल कास्ट के उस लड़के के लिए तो, लड़की के लिए तो पढ़ाई नहीं हुई वहां पर, चारों ओर वो इसी टेंशन में हर दिन सुबह जाएगा कि आज शाम तक पता नहीं मेरे साथ में कोई क्या हो जाए। फिर तीसरी बात कि अगर किसी ने शिकायत कर दी, झूठी शिकायत भी कर दी, तो शिकायतकर्ता का एक तो नाम भी गोपनीय रखा जाएगा और फिर उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। अगर झूठी फर्जी शिकायत निकल गई, झूठी शिकायत भी निकल गई, उस पर कोई दंडात्मक कार्रवाई कुछ भी नहीं होगी। पहले ऐसा नहीं था। ये यद्यपि ये सभी कानून में होता है कि अगर गलत पाए जाने पर आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन वो लाइन हटा दी गई। तो इन कारणों से इस पर आपत्ति है। मेरी चिंता क्या है? नरेंद्र मोदी जैसा तपस्वी आदमी, नरेंद्र मोदी जैसा साधु आदमी, अमित शाह जैसा मेहनती आदमी रात दिन लगे हुए हैं। ये कौन सलाहकार है जो इनको सामाजिक विषमता पैदा करने के लिए ऐसे कानून, ऐसे अधिनियमित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के माध्यम से पास करवा रहे? मुझे डर इस बात का है। सोशल मीडिया में मैं निरंतर देख रहा हूं, मैं सामान्य रूप से भी देख रहा हूं, लोगों के फोन कॉल्स भी इस तरीके से आ रहे हैं कि जिसको लेकर के वे लोग, हम जैसे लोग जो चिंतित हैं कि ये विषमता संघ जहां पर पंच प्राण को लेकर के, पंच वचन को लेकर, पंच प्रण को लेकर के चल रहा है, सामाजिक समरसता उसमें सबसे बड़ा बिंदु है, सबसे पहला बिंदु है। हम कहाँ सारे हिंदू समाज के, सनातन समाज के सारे बंधुओं को, सारी जातियों को एक करने के उसमें है। उसमें ये कौन, मेरे मुंह पर कोई ऐसा शब्द भी आ रहा था जो शायद मुझे नहीं बोलना चाहिए, जिन्होंने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के इस में ऐसा पेंच फंसाया जिससे पूरा बवंडर पैदा हो गया। मैं चाहता हूं मोदी जी तक ये बात शायद पहुंची नहीं होगी। ये जो धर्मेंद्र प्रधान जी है उनको तो पता है कि उनको भी पता नहीं भैया, मुझे तो अभी तो यही लगता है कि सतन के दिया तले अंधेरा है। सब बस मंत्री और फलाने फलाने, ये 2018 में भी ऐसे ही हो रहा था। 2018 के बाद में 2019 लोकसभा में भी मोदी सरकार की मुश्किलें खड़ी हो जाती। जो 302 आ गई ना, 382 के बाद 302 आ गई, तो बड़े आप ये आपने इलाज ये का, उसी जो 3 राज्य सरकारें चली गई, तब क्या करना पड़ा था? तब ये करना पड़ा था मोदी सरकार को कि सामान्य वर्ग के लिए आपको 10% विशेष आरक्षण पास करना पड़ा था। निम्न वर्ग आय सामान्य वर्ग हेतु आपको लोकसभा में वो पास करना पड़ा था, तब जाकर के सामान्य वर्ग का शमन हुआ था। क्या ऐसा तो नहीं कि बहुत कोई घाटा उठाने के बाद में, क्योंकि यूपी विधानसभा 2027 में आ रहा है, पश्चिम बंगाल अभी आपके पास में 2 महीने बाद पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव है, आपके पास में तमिलनाडु का सामने पड़ा हुआ है, केरल का सामने पड़ा हुआ है। क्या सोच करके किसने ये दुर्बुद्धि दी है कि जिसके तहत ऐसा कर रहे हैं? मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं उस पर पुनर्विचार करें। और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में, जिसमें दिग्विजय सिंह भी इसकी कमेटी में, निश्चित रूप से धर्मेंद्र प्रधान भी होंगे इसमें, अपने जयशंकर जी भी हैं, कानूनविद भी हैं, कई सारे लोग, 15-20 लोग हैं। तो लेकिन लोग तो जो सामने होता है उसको दोषी मानते हैं ना, लोग बाग इस पे मोदी को दोषी मान रहे हैं, और जो सत्ता में होता है दोष उसी का गिनाते लोग बाग। मैं चाहता हूं मोदी सरकार इनिशिएटिव ले इसके ऊपर, और इसमें जो जिन अधिकारियों ने क्योंकि ये कर्मचारियों, अधिकारियों, बच्चों सब पर ही लागू होगा, सभी पर, ये केवल बच्चों का ही नहीं है, पूरे विश्वविद्यालय परिसर में जो कुछ है सब पर लागू होगा। तो इस पर पुनर्विचार करें। जैसा पहले चल रहा था एंटी रैगिंग और ये सब, वही रहे, इसको रोल बैक किया जाए, और ये जिन्होंने ये करवाया है उनके खिलाफ कार्रवाई हो कि आपने सामाजिक विषमता पैदा करने के लिए, खाई और चोरी करने के लिए ये षड्यंत्र किसने किया है उसका पता लगा। तो निश्चित रूप से वो मोदी सरकार, भाजपा सरकार का हितैषी नहीं है जो भी ये कानून लेके आया है। एक बार पुनः इस पर पुनर्विचार होना चाहिए, राष्ट्र हित में, सनातन हित में, और देश जो 2047 में कहाँ
विश्व का सिरमौर बनना चाहता है, विकसित राष्ट्र बनना चाहता है, ऐसे में वे प्रतिभाएं भी जो 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 अपने श्रेष्ठता के क्रम में क्या उनको कुंद करना चाहते हैं, क्या सामान्य वर्ग के बच्चे विश्वविद्यालय और कॉलेजेस में प्रवेश ही नहीं ले डर के मारे, क्या चाहते हैं? जो धनाढ्य लोग होंगे वो तो विदेश जाके अपने बच्चों की पढ़ाई करा लेंगे, ऐसे कैंपस में जाना ही नहीं जहाँ ऐसे कानून है। लेकिन गरीब का बच्चा कहाँ जाएगा, गरीब सामान्य वर्ग का बच्चा कहाँ जाएगा? इसलिए प्रार्थना है, ये जो गलती हो रही है, ये 13 जनवरी 2026 को लागू हो गया है, उसको तुरंत रोल बैक होना चाहिए। ये राष्ट्र हित में भी है, सनातन हित में भी है, प्रतिभाओं के हित में भी है, सामाजिक समरसता के लिए भी ये अनिवार्य है। विषय ये वीडियो ठीक लगा हो तो शेयर करेंगे सारे बंधु, ताकि श्रद्धेय मोदी जी तक अपनी ये विनती जाए। और धर्मेंद्र प्रधान जी को भी शायद पता ही नहीं हो कि ऐसा कुछ सोशल मीडिया पर लाखों करोड़ों लोग इसके खिलाफ खड़े हो गए हैं, उन तक भी ये बात चली जाए तो बहुत अच्छा होगा। एक प्रोफेसर के नाते, एक कवि के नाते, एक चिंतक के नाते, एक सनातनी होने के नाते, एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक होने के नाते मैं प्रार्थना करूंगा इस पर पुनर्विचार हो। भारत माता की जय।